नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी नहीं है लेकिन हालिया भी नहीं है। करीब 2 महीने पहले की घटना है। हुआ कुछ यूँ कि बिहार के राजगीर जिले में 6 फरवरी 2025 को थाना प्रभारी राजगीर वो थाने पर अपना सुबह काम निपटा रहे थे। लगभग 9 बजे सुबह उन्हें दो लोगों ने आके सूचना दी कि दिगंबर जैन धर्मशाला के कमरा नंबर 6A B से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। दरवाज़ा अंदर से बंद है। आवाज़ लगाने के बाद भी उसमें कोई हरकत नहीं है। कमरे में 4 लोग 31 तारीख से यानी 31 जनवरी से ठहरे हुए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इतना सुनने से रमन कुमार जो प्रभारी थाना थे, उनको प्राइमा फेसी ये लग गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बहरहाल वो अपने थाने से 10-12 पुलिस कर्मियों को लेकर 15 मिनट में धर्मशाला धर्मशाला दिगंबर जैन धर्मशाला में पहुंच गए। धर्मशाला के बाहर पैर रखते ही बहुत ही तेज बदबू आने लगी कि कमरे के बाहर एक सेकंड भी रुकना मुश्किल था। इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्होंने भी दरवाजे को पीटा लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। कमरे में एक खिड़की थी, वो भी बंद थी। तब तक थाना प्रभारी को ये समझ में आ गया कि कुछ न कुछ अंदर गड़बड़ है। दरवाज़ा तोड़वाया गया, बाहर से लोगों को बुला के तोड़वाया गया। और जब दरवाजे के खुलते ही जो दृश्य दिखाई दिया वो बिल्कुल भुतहा कहानी की तरह था। एक छोटे से 10 बाई 12 के कमरे में 4 सड़ी लाशें फंदे से लटक रही थीं। पूरब दक्षिण के कोने पर 48 साल, पूरब उत्तर के कोने पर 43 साल और उत्तर पश्चिम के कोने पर 78 साल की महिला फंदे से झूल रही थी। कमरे के केंद्र में पंखे पर 50 साल का एक पुरुष फंदे से लटक रहा था। चारों के हाथ और पैर मोटी रस्सी से अलग अलग बंधे हुए थे। सभी के मुंह पर क्रॉस का लाल टेप से क्रॉस बना हुआ था। लाश इतनी सड़ गई थी कि चमड़ा नीचे तक लटक रहा था। दुर्गंध ऐसी कि 200 मीटर तक सांस लेना मुश्किल था। विचलित करने वाली ये तस्वीर उस कमरे के भीतर थी जिसके बारे में दो लोगों ने इंस्पेक्टर राजगीर रमन कुमार को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची। बहुत देर तक तो पुलिस शॉक में रही और उसके बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। पहली बार इंस्पेक्टर रमन कुमार बताते हैं कि पहली बार उन्होंने ऐसी घटना देखी थी और पहली नज़र में वो उनको हत्या का स्पष्ट मामला लग रहा था। मरने वालों में कर्नाटक के बेंगलुरु के बैलेडापेटे गुब्बी गांव के रहने वाले रत्नबाला राजू की 78 साल की पत्नी GR सुमंगला, उनकी 48 साल की बेटी शिल्पा GR, 43 साल की बेटी श्रुथा GR और 50 साल के बेटे GN नागा प्रसाद थे। ये सभी एक ही परिवार के लोग थे। पुलिस ने घटना की जांच सुसाइड और मर्डर की आशंका दोनों को ही लेकर शुरू की, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाती। हालांकि घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद अफसरों की मौजूदगी में FSL की टीम लगाई गई, बुलाई गई, सैंपल कलेक्ट किया गया। पुलिस ने धर्मशाला के आसपास के कमरों की यानी 6AB के आसपास के कमरों की पूरी पड़ताल कराई। वहां ठहरने वाले एक एक व्यक्ति से पूछताछ की गई। धर्मशाला के केयरटेकर से भी पुलिस ने हर एंगल पर बहुत लंबी पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा, कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये जानने की कोशिश की कि फंदे पर लटके लोग कब धर्मशाला में आए थे, यानी कितने दिन से ठहरे थे। घटना से पहले
कब बाहर निकले, कमरे के बाहर से कोई व्यक्ति आया तो नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। इन सभी सवालों के जवाब में कोई क्लू या सबूत नहीं मिला। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान धर्मशाला के केयरटेकर ने बताया कि 31 जनवरी को सभी लोगों ने बुकिंग कराई थी। अगले ही दिन यानी 1 फरवरी को 2,000 रुपये फिर जमा करके आगे की बुकिंग उन लोगों ने कराई थी। अच्छा, चूंकि वो सब नए नए आए थे, पहले कभी नहीं आए थे, इसलिए किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होने का प्रश्न नहीं था। यहाँ पर केयरटेकर ने बताया कि यहाँ पर धर्मशाला में लोग ध्यान और साधना के लिए आते हैं, इसलिए किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। इस कारण से कोई किसी ने ये देखा नहीं कि अंतिम बार इनमें से कोई कमरे के बाहर कब आया था। पुलिस ने कई थ्योरीज पर जांच शुरू की। पहला कि धर्मशाला के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, उसे तोड़कर पुलिस बाहर गई थी, लिहाजा ये आत्महत्या की तरफ इंगित करता है। दूसरा, भांजे की हत्या की चाह में वो 50 वर्ष का व्यक्ति जो बीच में जो पंखे का कुंडा था उससे लटक कर जिसने सुसाइड किया था, उसको हमेशा से पिछले 1.5-2 साल से 3 साल से वो हमेशा मोक्ष पाने की चाहत अपनी बताया करता था और सभी को बताता था, घर वालों को भी, जानने वालों को भी और रिश्तेदारों को भी। कमरे में नींद की गोलियां, चाकू और कैंची मिली। चौथा कि नागा के पहले परिवार वालों को ऐसा लगा पुलिस को कि नागा ने पहले परिवार वालों को नींद की गोली दी होगी, फिर नींद में 2 बहन और माँ को फंदे से लटकाया होगा। तीनों के मरने के बाद वो खुद फंदे से लटक गया होगा। ये एक कयास था पुलिस को, जो वहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मिल रहे थे, जो समयी साक्ष्य जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से पुलिस ने ये थ्योरी एक प्रोपाउंड की जो सबसे उचित और सच के नज़दीक लग रही थी। तो इस तरह से पुलिस की थ्योरी ये कहती थी कि दरवाज़ा तोड़कर डेड बॉडी निकाली गई, कमरे के अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति के आने जाने की संभावना या उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता तो ज़रूर हत्या की आशंका को बल मिलता। अब पुलिस ने इस पूरे केस में तमाम तरह से हर एंगल से जांच की और फिर इस पूरे केस को क्लोज करने की तैयारी शुरू कर दी। मौत की असली वजह जानने के बजाय पुलिस इसे सुसाइड बताकर केस को क्लोज करने की प्रिपरेशन, मतलब उसके लिए जो पर्चे काटने होते हैं जिसमें वो ये बताए कि ये आत्महत्या का मामला है, विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए फाइल क्लोज की जाए, यानी क्लोजर रिपोर्ट इसमें लगाई जाए। क्लोजर रिपोर्ट लगाने की 2 बड़ी वजह थी। पुलिस ने मृतकों के परिवार वालों से संपर्क करने की, अब कोई नहीं बचा है, पूरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है। पुलिस की सूचना पर मृतकों के पट्टीदारों ने राजगीर पहुंचकर पोस्टमार्टम कराया और उसके पोस्टमार्टम के बाद ही पटना में सभी 4 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को इस घटना में एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे उसकी जांच आगे बढ़ सके। केस लड़ने वाला भी कोई नहीं बचा था। इस कारण से पुलिस ने इसे सुसाइड मानकर क्लोज करने की तैयारी कर ली थी। मर्डर का एंगल नहीं होने से क्लोज करना आसान था पुलिस के लिए। घटना बंद कमरे में हुई थी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर से शव बरामद किए थे, कमरे के अंदर से शव बरामद किए थे। पुलिस को कहीं से कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला जिससे कहीं भी मर्डर की कोई आशंका हो, इसलिए पुलिस को ये केस क्लोज करना काफ़ी आसान हो गया। उसे बहुत झंझट में नहीं पड़ना था, बहुत दिमाग नहीं लगाना था और वो कोशिश करके केस को क्लोज कर सकती थी। लेकिन फिर एक बार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फिर से इसको तलाश करने के लिए एक टीम बनाई गई जो उनके बेंगलोर के उनके निवास स्थान तक जाने की कोशिश करे।
कर्नाटक से बिहार से ये टीम कर्नाटक को भेजी जानी थी। इन्वेस्टिगेशन की एक टीम पूरी वहाँ पहुँची और वहाँ पर बेंगलुरु तक उन्हें जांच पड़ताल में ये जानकारी हो पाई कि ये किसी ब्लैक मैजिक से संबंधित एक घटना लगती है। फंदे से लटकते शवों और मौत के ट्रेंड पर राजगीर के जैन दिगंबर धर्मशाला से पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी उसको वो बेंगलुरु तक ले गई। पुलिस से जब ब्लैक मैजिक की आशंका के बारे में वहाँ लोगों ने बताया, वहाँ शायद इस विचारधारा के मानने वाले जानने वाले लोग उस गांव के थे जिस गांव का ये परिवार था, तो उसमें कड़ियाँ जुड़ने लगी। जैन दिगंबर धर्मशाला के केयरटेकर विजय ने बताया कि ऐसे बहुत कम लोग आते हैं जो घर का सारा सामान लाद कर यहाँ धर्मशाले में आए। ये लोग एक डीसीएम में घर के इस्तेमाल का सारा सामान भर कर ले आए थे। जब उनसे पूछा गया कि इतना ज़्यादा सामान लेकर आप कैसे यहाँ आए हैं राजगीर में, तो उन्होंने बताया कि हम लोग नेपाल से होकर आ रहे हैं, इसलिए सामान ज़्यादा हो गया है। चारों यहाँ 31 दिसंबर को दिन में 1 बजे आ गए थे, ऐसा केयरटेकर विजय ने बताया। इनमें से एक पुरुष था जिसका नाम नागा प्रसाद था। धर्मशाला के रजिस्टर में एंट्री भी ऑफिस में आकर नागा ने ही कराई थी, जो बीच में लटका हुआ मिला पंखे के कुंडे से। उसके बाद उसी दिन सब घूमने चले गए। जब कमरे से दुर्गंध आने लगी तब पुलिस को सूचना दी गई। परिवार वालों से बातचीत से यह तो पता लगा कि इनके परिवार में कुछ न कुछ अनहोनी कुछ दिनों से चल रही थी। केयरटेकर विजय ने बताया कि परिवार में जरूर कुछ न कुछ, क्योंकि सब गुमसुम रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। तो फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने मृतकों के पट्टीदार रवि प्रसाद से संपर्क किया। रवि ने बताया कि पूरा परिवार क्लेश से और अशांति से गुजर रहा था और शांति का उपाय ढूंढ रहा था। रवि प्रसाद ने बताया कि चारों मृतक उनके पट्टीदार थे। वो लोग लगभग 5 साल से बेंगलुरु में अलग अलग जगह रह रहे थे। सब लोगों और पट्टीदार ने उसने केशव रवि प्रसाद ने बताया कि वो बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर रहते हैं। कोई लगभग 15 साल पहले नागा की बड़ी बहन शिल्पा जीआर, जो वो भी फंदे से लटकी मिली थी, उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद बहन बहनोई से नहीं बनती थी, अक्सर परिवार में मारपीट होती थी। नागा की बहन के एक बेटा हुआ, लेकिन बहन बहनोई का रिश्ता इतना खराब हुआ कि तलाक की स्थिति बन आई। बहन नागा के घर अक्सर रहने लगी। मायके में भी नागा में फिर से याद दिलाऊं, वही लड़का जो घर का छोटा लड़का था, सबसे कम उम्र का था और बीच में जिसकी लाश फंदे से लटकी हुई मिली थी। ताजुब ये है कि उसके भी हाथ पैर बंधे हुए थे। खैर, जब वो मायके में आकर रहने लगी अपने भाई नागा के यहाँ, तो मायके में भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। नागा के पिता की मौत के बाद उसका पूरा परिवार एक साथ बेंगलुरु में जाकर रहने लगा। लड़ाई झगड़े में अक्सर नागा ये कहता था कि एक दिन पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा और उस दिन से ही घर में शांति आ जाएगी। घर में शांति और कलह के साथ नागा की गतिविधियों से लग रहा था कि वो किसी तांत्रिक के संपर्क में आ गया है और किसी ब्लैक मैजिक के चक्कर में पड़ गया है। 4 अगस्त 2024 की सुबह नागा ने अपने 14 साल के भांजे अमोघ कीर्ति की चाकुओं से घूंप कर हत्या कर दी। घटना के बाद घर वालों ने एक साथ मरने के लिए सिलेंडर का गैस भी छोड़कर आग लगा दी, लेकिन सब बच गए। फिर एक बार इन लोगों ने पूरा परिवार एक साथ तालाब में कूदकर फिर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सभी बच गए। घर वालों ने दोनों मामलों में पुलिस में कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। पुलिस ने ही इवन भांजे के मरने की भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने यूडी केस, अननोन केस, या यूं कह लें इंसिडेंटल केस, हम लोगों के यहाँ उसको मिसलेनियस भी कहते हैं,
और मुतफर्रिक भी कहते हैं। मुतफर्रिक में ये केस दर्ज करके नागा को जेल भेज दिया गया। नागा 5 माह जेल में रहा, लेकिन वो ब्लैक मैजिक के बाद जेल में भी ब्लैक मैजिक की बातें जेल में भी जेल के अपने साथियों से करता रहा। बहन ने ही अपने बेटे की हत्या के आरोप में अपने भाई, जो जेल में था 5-6 महीने से, उसकी जमानत कराई। लेकिन फिर भी वो हर समय शांति के लिए हमेशा ब्लैक मैजिक की बात किया करता था। परिवार वालों से बातचीत में नागा पर शांति के लिए ही अपने भांजे की हत्या करने का आरोप भी लगा है। बेंगलुरु के 16 देवनहल्ली थाना के दरोगा धनुष चंद से इस टीम ने जाकर बात की कि आखिर क्यों इसने भांजे की हत्या की, कैसे ये ज़मानत पर छूट गया, बहन का क्या रिएक्शन था। तो उसने भी ये बात बताई कि परिवार में अशांति और क्लेश के साथ कुछ न कुछ हलचल बनी हुई थी। धनुषचंद के मुताबिक नागा का पूरा परिवार साइको लग रहा था। सब वो सब किस साए में थे, क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घटना की जांच के दौरान परिवार वालों से वो मिला, लेकिन सभी एक से एक बढ़कर सनकी प्रवृत्ति के, या कह लें विक्षिप्त प्रवृत्ति के थे। जिसके बेटे नागा की हत्या की वही बहन नागा को बचाने के लिए पुलिस और न्यायालय के चक्कर लगाती रही, जबकि हत्या के 3 दिन बाद ही नागा ने थाने पर सरेंडर कर दिया था। ये सब बातें समझ के परे हैं कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, ऐसा धनुषचंद ने बताया, जो इनके परिवार के जहाँ रहता था उसके थाने के थाना प्रभारी थे। एक साथ 4 मौतों में ब्लैक मैजिक के कनेक्शन को लेकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह से भी बातचीत की गई। डॉक्टर बिंदा सिंह को जब इस घटना के बारे में, डेड बॉडीज की स्थिति के बारे में और मौत के ट्रेंड के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा कि यह हालात ब्लैक मैजिक की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ऐसा उसी कंडीशन में होता है जब इंसान बहुत परेशान होता है, घर में अशांति होती है और कलह के कारण परिवार लड़ता झगड़ता रहता है। डॉक्टर बिंद्रा कहती हैं कि इंसान जब ऐसी दिक्कतों से घिरता है तो वो ब्लैक मैजिक की तरफ आकर्षित होता है। वह कुछ न कुछ शक्तियों से, मानसिक शक्तियों से घिर जाता है, जिससे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मुंह पर एक ही तरह का टेप लगाना और एक ही तरह की रस्सी से हाथ पैर बांधना भी ये संकेत है कि वो किसी को, जो ब्लैक मैजिक से संबंधित किसी शक्ति को ये संदेश देना चाहता था। मानसिक बीमारी के कारण भी लोग अक्सर ब्लैक मैजिक की तरफ आकर्षित होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट अधिक दिखते हैं जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए ब्लैक मैजिक या अन्य ऐसी शक्तियों की तरफ ले जाने के उपाय बताए जाते हैं। जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है तो अपनी वो उसे लगता है कि इन सभी चीज़ों से उसे खुशी मिलेगी, यानी ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं उनसे इसको खुशी मिलेगी। वो अपनी खुशी तलाशता है। जब उसे खुशी नहीं मिलती है तो उसे लगता है कि शायद ग्रुप सुसाइड या आत्महत्या में ही उसे शांति और खुशी मिलेगी। यह मात्र एक मानसिक बीमारी है, ऐसा डॉक्टर बिंद्रा ने बताया। आज की घटना में एक सामान्य परिवार में कुछ अनहोनी हुई। भांजे की हत्या हुई, मामा जेल गया। जिस भांजे की हत्या हुई उसकी माँ यानी हत्यारे मामा की बहन ने ही उसकी जमानत भी कराई। ये असामान्य बात है। फिर घर में और मौतें हुई जो सामान्य मौतें थीं, लेकिन उस पर इस बात की आशंका को घर वालों को बल मिलने लगा कि ये कोई जादू टोना या फिर कोई किसी साये की बात जो लोग करते हैं उस तरह की कोई बात है। और इसी समय ये परिवार किसी, और खासकर वो नागा जो इनके परिवार का बेटा था, वो किसी तांत्रिक के संपर्क में आ गया। बस यहीं से परिवार की तबाही शुरू हो गई। तांत्रिक ने तमाम ऐसी बातें बता दी कि पूरे परिवार को ये यकीन हो गया कि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र परिवार पर कर दिया है। जिसने ये किया है उसकी पहचान के लिए
ब्लैक मैजिक के जो तरीके उस तांत्रिक ने बताए, जिसमें ये होता है कि अगर इस ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जाए तो किसने ये कराया है उसका पता लग जाएगा। जैसे उसका एकमात्र उपाय जो आजकल बताया जाता है कि कपड़े की गुड़िया या प्लास्टिक की गुड़िया, उसमें पिन चुभोया जाए, तो जिस किसी ने ये किया है ये ब्लैक मैजिक, उसकी शरीर में पिन का एहसास करेगा, दर्द होगा, चिल्लाएगा। और कभी कभी तो उस कपड़े के या प्लास्टिक के गुड़िया के हाथ या पैर चाकू से काटे जाते हैं और फिर ये देखा जाता है कि किसके हाथ या पैर किसी कारण से कट गए हैं। इससे ये सिद्ध करने के लिए कि इसी आदमी ने परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है। तो ब्लैक मैजिक का ड्रामा शुरू कर दिया उस तांत्रिक ने और फिर धीरे धीरे परिवार ने तंग आकर सुसाइड कर लिया। देखिए, ये शुद्ध रूप से मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। शुद्ध रूप से कोई तंत्र मंत्र यंत्र इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। ये मानसिक बीमारी के लक्षण हैं जो धीरे धीरे परिस्थितियों के वशीभूत होकर एकदम जैसे कहते हैं कि आचरण और व्यवहार उनका सामान्य से बहुत ज़्यादा असामान्य हो जाता है। और अगर किसी ने मानसिक रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट किया होता तो इलाज हो जाता और सभी लोग ठीक भी हो जाते। लेकिन ये तंत्र मंत्र पूरा परिवार ही निगल गया। कभी भी इस तंत्र मंत्र, ओझा सोखा, मौलाना मौलवी या गंडा ताबीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब मानसिक बीमारियां हैं जो आपको इस तरह के लोगों या इस तरह की परिस्थितियों की तरफ आकर्षित करती हैं। इन सभी बीमारियों के इलाज मॉडर्न साइंस में होता है, हो रहा है और बहुत आराम से, बहुत आसानी से किया जा रहा है। किसी डॉक्टर से मिलिए अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो अब वो आपका बहुत अच्छा इलाज करने में सक्षम है। बहुत बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक अलग ही डिपार्टमेंट है मेंटल हेल्थ का और ये मानसिक बीमारियों का, मेंटल डिसीजेज जो होती हैं। आप अगर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपकी ये समस्या मानसिक तनाव की, मानसिक उलझन की और ब्लैक मैजिक और इस तमाम तांत्रिक के की ओर आकर्षित होने की, इन सब का इलाज संभव है और करना चाहिए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।